हाँ जी, नमस्कार। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल के अंदर। इस वीडियो के अंदर डिस्कस करने वाले हैं जो हमारे इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज़ की एक सीरीज़ चल रही है, उसके यहाँ पर क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे और आज हम उसका डिस्कस करने वाले हैं जो है 7th पार्ट। ठीक है, सीधा क्वेश्चंस पे चलते हैं। पहला क्वेश्चन देखते हैं। एक सेकेंड, इसको मैं चेंज कर लूँ। हाँ, पैक्ड रेड ब्लड सेल्स हैव बीन प्रिस्क्राइब्ड फॉर अ फीमेल क्लाइंट विद अ हीमोग्लोबिन लेवल ऑफ 7.6 ग्राम पर डीएल। ठीक है, 7.6 उसका HB है, हेमाटोक्रिट है उसका 30%। द नर्स टेक्स द क्लाइंट्स टेम्परेचर बिफोर हैंगिंग द ब्लड ट्रांसफ्यूजन एंड रिकॉर्ड्स 100.6 डिग्री फ़ारेनहाइट टेम्परेचर यानी कि 38.1 डिग्री सेंटीग्रेड ओरली। विच एक्शन शुड द नर्स टेक? तो इसमें से कौन सा एक्शन जो है नर्स को यहाँ पर लेना होगा? बिगिन द ट्रांसफ्यूजन एज प्रिस्क्राइब्ड, ट्रांसफ्यूजन जैसा बताया गया वैसे स्टार्ट कर दिया जाए। एडमिनिस्टर एन एंटी हिस्टामिन एंड बिगिन द ट्रांसफ्यूजन, एंटी हिस्टामिन दो और उसके बाद में स्टार्ट कर दो। डिले द हैंगिंग ब्लड एंड नोटिफाई द हेल्थ केयर प्रोवाइडर, जो डॉक्टर है उनको बताया जाए एक बार ब्लड को एक बार स्टार्ट नहीं किया जाए। एडमिनिस्टर 2 टैबलेट्स ऑफ एसिटामिनोफेन एंड बिगिन द ट्रांसफ्यूजन, एसिटामिनोफेन जो है उसकी 2 गोलियां दी जाएं और उसके बाद में इसको स्टार्ट कर दिया जाए। तो इसका आपको आंसर करना है। ऐसे ब्लड से रिलेटेड काफ़ी सारे क्वेश्चंस बनते हैं, तो उन्हीं की सीरीज़ के अंदर मैंने इनको इंक्लूड करने की कोशिश की है। सीधा सीधा पूछा गया आपसे, क्लाइंट के ये सब चीज़ें दी गई हैं और टेम्परेचर दिया गया, ये चीज़ यहाँ पर इंपॉर्टेंट है। और इसके बाद में आपसे पूछा गया कि आपको क्या करना चाहिए। स्टार्ट कर दें, एंटीहिस्टामिन दें और स्टार्ट कर दें, डिले करें, डॉक्टर को बताएं और 2 गोली दें और स्टार्ट कर दें। तो ये देखो, ये दोनों ऑप्शन सिमिलर से हैं, 2 और 4। इनमें आपको मेडिसिन देके और स्टार्ट करने का बोला गया। तो ये हमारे स्कोप में नहीं है, नर्सिंग के स्कोप में हम ये सब नहीं कर सकते बिना SR से पूछे हुए या डॉक्टर से पूछे हुए। बिगिन द ट्रांसफ्यूजन एज प्रिस्क्राइब्ड, तो अब क्योंकि यहाँ पर फीवर आ रहा है तो हमें पता है कि फीवर के अंदर उसको नहीं दिया जाता। हालांकि डॉक्टर बोल सकता है कि हाँ स्टार्ट कर दो, लेकिन उससे पूछे बिना यहाँ पे नहीं करेंगे। तो हमारा जो ऑप्शन चला जाएगा वो कौन सा होगा? थर्ड ऑप्शन हमारा जो है करेक्ट चला जाएगा। यहाँ पर आंसर देख लेते हैं। डिले द हैंगिंग द ब्लड एंड नोटिफाई द हेल्थ केयर प्रोवाइडर। ऐसा क्यों करना है, रैशनल देख लेते हैं। अगर क्लाइंट का टेम्परेचर हाई है 100 डिग्री से, तो ब्लड को है ना नहीं स्टार्ट करना जब तक कि डॉक्टर को नहीं बताया गया और डॉक्टर जब तक उसके बारे में पूरा प्रिस्क्रिप्शन नहीं दे दे। हालांकि वो ये आगे लिखते हैं कि द HCP लाइकली विल प्रिस्क्राइब दैट द ब्लड बी एडमिनिस्टर रिगार्डलेस ऑफ द टेम्परेचर, अगर ज़रूरत है तो देना भी पड़ेगा। और मैं इंस्ट्रक्ट द नर्स टू एडमिनिस्टर प्रिस्क्राइब्ड एसिटामिनोफेन एंड वेट अंटिल द टेम्परेचर हैड डिक्रीज्ड बिफोर एडमिनिस्ट्रेशन। टेम्परेचर कम करने के लिए दवाई दे के भी स्टार्ट करवा सकते हैं, बिना उसके भी करवा सकते हैं, लेकिन ये हमारे स्कोप में नहीं है। हमारे प्रोफेशन के अंदर इसकी जो है अलाउ नहीं किया जाता कि हम डिसीजन ले लें कि मेडिसिन देनी है या नहीं देनी। ठीक है, तो इन्फॉर्म करके ही स्टार्ट करना होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। द नर्स हैज़ रिसीव्ड अ प्रिस्क्रिप्शन टू ट्रांसफ्यूज अ क्लाइंट विद अ यूनिट ऑफ PRBC। पैक्ड रेड ब्लड सेल्स की यहाँ पर बात हो रही है, PRBC के लिए बोला है। बिफोर एक्सप्लेनिंग द प्रोसीजर टू द क्लाइंट द नर्स शुड आस्क विच इनिशियल क्वेश्चन। कौन सा क्वेश्चन पेशेंट से ब्लड ट्रांसफ्यूज करने से पहले पूछा जाएगा? आपके सामने पेशेंट है, पूरा होशावास में जाग रहा हुआ पेशेंट है, उसको आप ब्लड ट्रांसफ्यूज कर रहे हैं किसी भी XYZ रीजन की वजह से, तो उससे आप किस तरीके से बात करेंगे, क्या कम्युनिकेशन उस पर रहेगा? हैव यू एवर हैड अ ब्लड ट्रांसफ्यूजन बिफोर? क्या आपने कभी पहले ब्लड ट्रांसफ्यूजन करवाया है? वट डू यू थिंक, वाई डू यू थिंक दैट यू नीड द ट्रांसफ्यूजन? आपको ऐसा क्यों लगता है कि आपको ब्लड ट्रांसफ्यूजन की जरूरत है, ये उससे पूछेंगे। हैव यू एवर गॉन इन टू शॉक फॉर एनी रीजन इन द पास्ट? क्या आप पहले शॉक में कभी गए हैं? डू यू नो द कॉम्प्लिकेशन एंड रिस्क ऑफ अ ट्रांसफ्यूजन? क्या आप इसकी कॉम्प्लिकेशंस वगैरह जानते हैं? ठीक है, तो ये कम्युनिकेशन का स्किल का क्वेश्चन है बजाय ब्लड की उससे रिलेटेड, लेकिन हालांकि इसके अंदर क्वेश्चंस जो है उसको पूछने का टाइप है, तो एक अच्छा एग्जांपल हो सकता है कम्युनिकेशन के हिसाब से। देखो, पेशेंट को डराना नहीं है उसको ब्लड ट्रांसफ्यूज करने से पहले, तो आप सीधा ही मान लो थर्ड ऑप्शन पूछोगे अगर, क्या आप पहले कभी शॉक में गए हो, तो वो तो पहले ही डर जाएगा, तो एंग्जाइटी वगैरह तो नहीं क्रिएट करनी ना हमें। डू यू नो द कॉम्प्लिकेशन रिस्क ऑफ द ट्रांसफ्यूजन, ये भी गलत हो जाएगा, क्योंकि स्टार्टिंग में आप कॉम्प्लिकेशंस की बात से, नेगेटिव बात से स्टार्ट करोगे तो पेशेंट डर जाएगा, एंग्शियस हो जाएगा और उसको अनकंफर्टेबल फील होगा। तो इस तरीके की चीज़ें हमें नहीं करनी है। हालांकि हम अगर क्वेश्चन स्टार्ट करने की बात करें, उससे बात कॉन्वर्सेशन स्टार्ट करने के लिए, तो पहला जो अप्रोप्रिएट आंसर है ये आएगा, हैव यू एवर हैड ब्लड ट्रांसफ्यूजन बिफोर। तो इसका जो फर्स्ट ऑप्शन है वो बनेगा। अब जो सेकंड ऑप्शन है वो क्यों नहीं बनेगा उसका भी मैं बता देता हूँ आपको। व्हाई डू यू थिंक दैट यू नीड द ट्रांसफ्यूजन? तो ये तो एक तरीके से पेशेंट के ऊपर ऐसे सवाल खड़ा करने से वाली सी बात हो गई है ना, इस तरीके से उससे नहीं पूछना है हमें। हालांकि जब ये पहली जो हम लाइन पूछेंगे उसके बाद में आगे के क्वेश्चंस बन सकते हैं इजीली। थर्ड वाला तो एकदम गलत हो जाएगा, वो तो बहुत गलत चीज़ है। उसके अलावा हम बाद में उससे पूछ सकते हैं कि आप कॉम्प्लिकेशन जानते हैं, वो बोलेगा नहीं, तो ठीक है हम बता सकते हैं, या हम ही कॉम्प्लिकेशन से स्टार्ट कर सकते हैं चीज़ों को। तो इसलिए इसका ऑप्शन चला जाएगा फर्स्ट। आंसर क्या आ जाएगा इसका? फर्स्ट। हैव यू एवर हैड अ ब्लड ट्रांसफ्यूजन बिफोर? रीजन देख लेते हैं। रैशनल, आस्किंग द क्लाइंट अबाउट अ पर्सनल एक्सपीरियंस विद ट्रांसफ्यूजन थेरेपी प्रोवाइड्स अ गुड स्टार्टिंग पॉइंट फॉर द क्लाइंट टीचिंग अबाउट दिस प्रोसीजर।
ठीक है, पेशेंट को जानने का हक है ना कोई भी प्रोसीजर से पहले कि वो क्यों किया जा रहा है. क्वेश्चनिंग अबाउट प्रीवियस हिस्ट्री ऑफ शॉक एंड नॉलेज ऑफ कॉम्प्लिकेशन रिस्क ऑफ ट्रांसफ्यूजन इज नॉट हेल्पफुल बिकॉज इट में एलिसिट अ fearful response from the client. वो डर में चला जाएगा. Although determining whether the client knows the reason for the transfusion is important, ये ज़रूरी है, लेकिन it is not an appropriate statement in terms of eliciting information. पर ये आगे की स्टेटमेंट को ब्लॉक करेगा, तो उसके बाद में आप जो भी चीज़ें उसको बताएंगे वो डर की वजह से उन पर ध्यान ही नहीं दे पाएगा. फ्रॉम द क्लाइंट रिगार्डिंग एंड अंडरस्टैंडिंग ऑफ द नीड फॉर ट्रांसफ्यूजन, आप बाद में उसको बता सकते हैं ये सारी चीज़ें, लेकिन स्टार्टिंग में ये करना ठीक नहीं है. ठीक है, इजी क्वेश्चन. अगला क्वेश्चन देखते हैं. अ क्लाइंट रिसीविंग अ ट्रांसफ्यूजन ऑफ PRBC बिगिंस टू वॉमिट. उसको ब्लड चल रहा है, ठीक है, कंटिन्यू है ट्रांसफ्यूजन PRBC का, और उसको क्या होना शुरू हो गया, वॉमिटिंग स्टार्ट हो गई, उसको वॉमिटिंग स्टार्ट हो गई. द क्लाइंट्स ब्लड प्रेशर इज 90/50 फ्रॉम अ बेस लाइन ऑफ 125/78. उसका नॉर्मली इस रेंज में ब्लड प्रेशर था 125/78. अभी कितना आ रहा है 90/50, तो डिक्रीज हुआ है. द क्लाइंट्स टेम्परेचर इज 100.8. टेम्परेचर भी बढ़ा हुआ है ओरली फ्रॉम अ बेस लाइन ऑफ 37.3 डिग्री सेंटीग्रेड. इतना उसका नॉर्मली चल रहा था, लेकिन उसका 100.8 आ गया है. नर्स डिटरमाइन द क्लाइंट मे बी एक्सपीरियंसिंग विच कॉम्प्लिकेशन ऑफ अ ब्लड ट्रांसफ्यूजन. ये तो सीधी सीधी बात है कि उसको कुछ ना कुछ गड़बड़ तो हुई है. अब क्या हुई है वो देखनी है. उसका भाई BP इतना चल रहा था, जो कि अब गिरकर कितना हो गया, 90/50 हो गया. ठीक है. दूसरा, उसका टेम्परेचर बढ़ गया, 100.8 हो गया. कहाँ से बढ़ करके, 37.3 से बढ़ करके. ठीक है, तो कुछ तो इसके अंदर गड़बड़ है. सॉरी, 99.2 से, वो डिग्री सेंटीग्रेड की बात है. ठीक है, बढ़ गया टेम्परेचर भी, तो गड़बड़ तो हो रही है. अब कॉम्प्लिकेशन क्या होगी, सेप्टिसीमिया, हाइपरकैलीमिया, सर्कुलेटरी ओवरलोड, या फिर डिलेड ट्रांसफ्यूजन रिडक्शन. अब देखो, डिलेड तो नहीं होगा क्योंकि ये तो ड्यूरिंग ट्रांसफ्यूजन ही आपके सामने दिख रहा है. हाइपरकैलीमिया, सर्कुलेटरी ओवरलोड, या फिर सेप्टिसीमिया. अब टेम्परेचर बढ़ रहा है तो कहीं ना कहीं ब्लड के अंदर गड़बड़ हुई है कुछ ना कुछ. तो सेप्टिसीमिया वही इंडिकेट कर रहा है कि सेप्सिस की थोड़ा सा क्या बोलते हैं, कुछ ब्लड के अंदर माइक्रोब्स थे या ब्लड पहले से ही इन्फेक्टेड था, तो उसको जाने की वजह से, अंदर माइक्रोब्स के जाने की वजह से ही यहाँ पर सेप्टिसीमिया की कंडीशन आ रही है, क्योंकि बॉडी टेम्परेचर राइज करके दिखा रही है. हाइपरकैलीमिया में ये नहीं होता, सर्कुलेटरी ओवरलोड में भी ये नहीं होता. आंसर देख लो, सेप्टिसीमिया इसका आंसर आएगा. रैशनल देखते हैं ऐसा क्यों हुआ. सेप्टिसीमिया कब होता है, जब ट्रांसफ्यूजन के अंदर कोई माइक्रोब वगैरह होता है पहले से. इसकी वजह से क्या होगा, चिल्स, फीवर, वॉमिटिंग आपको दे रखा है और फीवर आपको दे रखा है, दोनों चीज़ें आपको दे रखी है. डायरिया और हाइपोटेंशन तीसरा आपको दे रखा है. तो तीन चीज़ें कहीं ना कहीं ये शॉक को इंडिकेट करता है. BP डाउन होना शॉक की तरफ इशारा करता है, और सेप्टिसीमिया के अंदर ये सारी चीज़ें देखने को मिलती हैं. हाइपरकैलीमिया के सिम्टम्स जान लेना बहुत इंपॉर्टेंट. ये जो रैशनल है इसको इसीलिए बता रहा हूँ फटाफट, क्योंकि रैशनल ही यहाँ पे ज़रूरी है. हाइपरकैलीमिया में क्या है, वीकनेस आएगा, एब्डोमिनल क्रैम्प्स, पैरास्थीसिस, डायरिया एंड डिसरिथमिया और पैरास्थीसिस, ये इंपॉर्टेंट याद कर लो. बाकी वीकनेस वगैरह भी आती है. तीसरा क्या है, सर्कुलेटरी ओवरलोड. इसमें क्या होगा, कफ होगा, चेस्ट पेन होगा, डिस्निया होगा, वीजिंग, टैकीकार्डिया एंड हाइपरटेंशन. यहाँ पे इंपॉर्टेंट हाइपरटेंशन है. सर्कुलेटरी ओवरलोड में हाइपरटेंशन होता है, इसीलिए वो ऑप्शन में नहीं गया. डिलेड ट्रांसफ्यूजन रिएक्शन क्या होगा, उसको तो काफ़ी दिन या महीने या साल भी लग जाते हैं. तो उसके साइन क्या रहते हैं, फीवर, माइल्ड जॉन्डिस एंड डिक्रीज हीमेटोक्रिट लेवल. अभी देखो, ये आपको यहाँ पर चारों जो साइंस हैं ये ब्लड ट्रांसफ्यूजन से हो सकते हैं. चारों ही जो कंडीशंस बताई गई हैं, कौन कौन सी बताई गई थी आपको, सेप्टिसीमिया, ठीक है. इसके बाद में क्या बताया गया आपको, हाइपरकैलीमिया. तीसरा आपको बताया गया है यहाँ पर सर्कुलेटरी ओवरलोड, और चौथा आपको बताया गया है डिलेड ट्रांसफ्यूजन रिएक्शन. ठीक है, तो ये चारों ही चीज़ें यहाँ पर हो सकती हैं, लेकिन है कौन सा आंसर में, सेप्टिसीमिया. ठीक है, तो इसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, चाहे इसको याद कर सकते हैं, सारे ही इंपॉर्टेंट है. याद रखना है, सर्कुलेटरी ओवरलोड में हाइपरटेंशन आएगा, इसलिए वो नहीं होगा. हाइपरकैलीमिया के अंदर क्या होगा, वीकनेस, एब्डोमिनल क्रैम्प्स और डायरिया वगैरह होगा. डिसरिथमिया साथ में ज़रूरी है, वो आएगा. डिसरिथमिया दिया होता तो हो जाता, ये सर्कुलेटरी ओवरलोड में ये दिया हो जाता तो हो जाता. और डिलेड के अंदर तो माइल्ड जॉन्डिस और ये आता है, और वो टाइम से आगे जाके होता है. ठीक है, यहाँ पे क्या इंपॉर्टेंट था, सेप्टिसीमिया में एक तो फीवर आ रहा था, वॉमिटिंग आपको दे रखी थी, और साथ में हाइपोटेंशन दे रखा था, जो कि क्या, शॉक के साइंस आ जाते हैं. ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं. द नर्स डिटरमाइन दैट अ क्लाइंट इज हैविंग अ ट्रांसफ्यूजन रिएक्शन. उसको पहले ही पता है कि ट्रांसफ्यूजन रिएक्शन हो रहा है. उसने प्रोसेस के थ्रू या जो भी पहले उसके सिम्टम्स वगैरह दिए हैं उनके थ्रू जांच लिया कि ट्रांसफ्यूजन रिएक्शन ही है.
ठीक है, उसके बारे में इस क्वेश्चन में ना कुछ बताया गया, सीधा स्टार्ट यहाँ से किया गया। आफ्टर द नर्स स्टॉप द ट्रांसफ्यूजन, आपको पता है जैसे ट्रांसफ्यूजन रिएक्शन का सस्पेक्ट आप करते हैं, आपको लगता है कि है, तो सीधा सीधा ट्रांसफ्यूजन स्टॉप करना है। विच एक्शन शुड बी टेकन नेक्स्ट, अगला एक्शन क्या होगा? रिमूव द आईवी लाइन, आईवी लाइन ही निकाल दो। रन अ सोल्यूशन ऑफ 5% DW इन वाटर, D5 चला दो। रन अ नॉर्मल सलाइन एट अ कीप वेन ओपन रेट, ऐसे रेट पे चलाओ कि जो आईवी लाइन है वो बस चालू रहे। ऑब्टेन अ कल्चर ऑफ द टिप ऑफ द कैथेटर डिवाइस रिमूव्ड फ्रॉम द क्लाइंट, जो आईवी लाइन आप निकालो उसका कल्चर करके भेजो, टिप कल्चर भेजो, है ना, ये सब यहाँ पे लिखा हुआ है। ट्रांसफ्यूजन रिएक्शन है, ब्लड स्टॉप कर दिया, आगे क्या करना है? आईवी लाइन निकालना यहाँ पे सही नहीं बनता, क्योंकि अब ट्रांसफ्यूजन रिएक्शन कुछ आ रहा है तो आप आगे मेडिसिन देंगे, तो वो क्या मेडिसिन देंगे अगर आपने आईवी लाइन ही निकाल दी तो पहला ऑप्शन तो सीधा सीधा गलत हो जाएगा, ठीक है, ये गलत हो गया। रन अ सोल्यूशन ऑफ D5 इन वाटर, ठीक है, इसको रुक के देखते हैं। रन अ नॉर्मल सलाइन कीप वेन ओपन रेट, ऐसे रेट पे इसको चलाओ कि आपकी बस वेन चालू रहे, उसमें और कोई दवाई दे सकते हैं, तो ये एक बार ठीक लग रहा है, इसको रोकते हैं। ऑब्टेन अ कल्चर ऑफ द टिप ऑफ द कैथेटर डिवाइस रिमूव फ्रॉम द क्लाइंट, अब आपने रिमूव ही नहीं किया तो ये कैसे चलाएंगे? तो इसका आंसर क्या जाएगा? इसका आंसर जाएगा थर्ड, उसको वेन को ओपन रखना है, क्योंकि आगे भी हमें उसमें देना पड़ सकता है मेडिसिन वगैरह कुछ ना। रैशनल देखो, इफ द नर्स सस्पेक्टेड ट्रांसफ्यूजन रिएक्शन, द नर्स स्टॉप्स द ट्रांसफ्यूजन एंड इन्फ्यूजेज अ नॉर्मल सलाइन एट अ कीप वेन ओपन रेट पेंडिंग फर्दर हेल्थ केयर प्रोवाइडर प्रिस्क्रिप्शन, डॉक्टर को बताएंगे तो वो बताएगा कि क्या करना है। इससे क्या होता है, आईवी लाइन का एक्सेस रहता है, आईवी पेटेंट रहती है, और क्लाइंट का जो इंटरवेस्कुलर वॉल्यूम है वो भी मेंटेन रहेगा। द नर्स वुड नॉट रिमूव द आईवी लाइन बिकॉज देन देयर वुड बी नो आईवी एक्सेस। ऑब्टेनिंग कल्चर ऑफ द टिप ऑफ द कैथेटर डिवाइस रिमूव्ड फ्रॉम द क्लाइंट इज इनकरेक्ट। फर्स्ट द कैथेटर शुड नॉट बी रिमूव्ड, सेकंड कल्चर्स आर परफॉर्म्ड व्हेन इन्फेक्शन नॉट ट्रांसफ्यूजन रिएक्शन इज सस्पेक्टेड। आईवी लाइन पहली बात तो निकालनी नहीं है, दूसरी बात कल्चर तब भेजा जाता है जब आपको इन्फेक्शन वगैरह का सस्पेक्शन हो। नॉर्मल सलाइन सोल्यूशन ही बेस्ट चॉइस है DW के लिए, क्योंकि ये सेल्स को ना आपस में क्लम्पिंग रोकता है, उनकी सेल्स इकट्ठे होने शुरू हो जाते हैं, क्लॉट्स बनने शुरू हो जाते हैं, उनको रोकता है ये, ठीक है, बेसिक है, मतलब फर्स्ट चॉइस यही आती है, D5 वगैरह तो बाद की बात है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, इजी क्वेश्चन था, कुछ भी नहीं देखना था, सीधा सीधा बस ये देखना था कि कल्चर क्यों नहीं भेजेंगे, वो आपको पता लग गया। D5 क्यों नहीं भेजेंगे, क्योंकि ज़्यादा प्रेफर्ड नॉर्मल सलाइन है, और लाइन को रिमूव करना ही नहीं है, क्योंकि हमें दवाइयाँ आगे देनी पड़ सकती हैं। अगला क्वेश्चन, एक क्लाइंट ने क्या रिसीव किया, ब्लड ऑफ प्लेटलेट्स। द नर्स इवेल्युएट्स दैट द क्लाइंट इज बेनिफिटिंग मोस्ट फ्रॉम दिस थेरेपी इफ द क्लाइंट एग्जिबिट विच फाइंडिंग। प्लेटलेट्स का ट्रांसफ्यूजन उसको चल रहा है, नर्स को कैसे पता लगेगा कि हाँ सब अच्छे से चल रहा है, जब वो कौन सा साइन शो करेगा? हीमेटोक्रिट लेवल बढ़ गया, HB लेवल बढ़ गया, डिक्लाइन ऑफ एलिवेटेड टेम्परेचर टू नॉर्मल, टेम्परेचर नॉर्मल पे आ गया, या फिर डिक्रीज्ड ऊजिंग ऑफ ब्लड फ्रॉम पंक्चर साइट्स एंड गम्स। हीमेटोक्रिट का परसेंटेज बढ़ गया मान लो, HB का लेवल बढ़ा, एलिवेटेड टेम्परेचर जो कि है नॉर्मल आ गया, या फिर ऊजिंग ऑफ ब्लड मतलब ब्लड का हल्का फुल्का निकलते रहना या लीक करना पंक्चर साइड से और गम्स से। अब देखो हीमेटोक्रिट कब बढ़ेगा, जब आप RBC वगैरह चढ़ाएंगे, PRBC सेम हीमोग्लोबिन के साथ होगा, तो ये नहीं आएंगे। टेम्परेचर एलिवेट को नॉर्मल करने के लिए ब्लड का कोई काम नहीं है, उसके लिए तो आपको दवा वगैरह देनी पड़ेगी, और जो मेजर्स आप करते हैं कोल्ड स्पंजिंग वगैरह जो भी, वो उससे होगा। प्लेटलेट्स का काम ही क्या है, ब्लीडिंग को रोकना। जो प्लेटलेट्स आप दे रहे हैं तो उससे ऊजिंग, ब्लीडिंग, गम्स के अंदर ये सारी आपने सिम्टम्स पढ़े हुए ना, प्लेटलेट्स कम होने पे क्या क्या होता है, तो वो सारे सिम्टम्स जब ठीक हो रहे हैं इसका मतलब प्लेटलेट्स काम कर रहे हैं। सीधा सीधा ज़्यादा सोचने की जरूरत नहीं, आंसर इसका चला जाएगा 4। Platelets are necessary for proper blood clotting. The client with insufficient platelets may exhibit frank bleeding or oozing of blood from puncture site, wound and mucous membranes. Increased hemoglobin and hematocrit level would occur when the client has received a transfusion of RBC. तो शुरू के दोनों ऑप्शन ही कैंसिल है। An elevated temperature would decline to normal after infusion of granulocyte because these cells were instrument in fighting infection in the body. या तो granulocyte डालो या वैसे कम करो, उससे कुछ बात बनेगी। ये ब्लड ट्रांसफ्यूजन के अंदर प्लेटलेट से तो नहीं होगा ये, ठीक है। ये इसका आंसर चला जाएगा। ग्रैनुलोसाइट्स वाली चीज़ जो है मैं बताना भूल गया, ये यहाँ पे लिखी हुई है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। द नर्स हैज ऑब्टेन्ड अ यूनिट ऑफ ब्लड फ्रॉम द ब्लड बैंक एंड हैज चेक द ब्लड बैंक प्रॉपरली विद अनदर नर्स। ब्लड आया ब्लड बैंक से, उसको पहले चेक करते हैं खुद और फिर दूसरे नर्स से चेक करवाते हैं और पहले उसको डॉक्टर से भी चेक करवा लिया जाता है। इस तरीके से वो चेक हो गया सब। तो फिर भी ट्रांसफ्यूजन स्टार्ट करने से पहले क्या एसेस करना पड़ेगा प्रायोरिटी पे? वाइटल साइंस पेशेंट के, स्किन कलर उसका, यूरिन आउटपुट या फिर लेटेस्ट हेमाटोक्रिट लेवल। ट्रांसफ्यूजन से जस्ट पहले ब्लड आ गया बैंक से, चेक कर लिया सभी ने, अब ट्रांसफ्यूजन से जस्ट पहले क्या चेक करना है? वाइटल साइन, स्किन कलर, यूरिन आउटपुट या फिर लेटेस्ट हेमाटोक्रिट लेवल। सीधा सीधा आंसर चला जाएगा वाइटल साइन, क्योंकि वाइटल साइंस आप इसलिए चेक करेंगे क्योंकि ट्रांसफ्यूजन से पहले आपको पता रहेगा कि बेसलाइन क्या थे वाइटल्स और ट्रांसफ्यूजन के बाद में क्या हो गए या ड्यूरिंग ट्रांसफ्यूजन क्या है। तो उससे आप जो ट्रांसफ्यूजन रिएक्शन है
उसका आप पता लगा सकते हैं और उसको जल्दी से आइडेंटिफाई कर सकते हैं, ठीक है। उससे जस्ट पहले आप वाइटल्स लिखेंगे और उसके दौरान लिखेंगे वाइटल्स, ठीक है। इसका एक रैशनल क्या दे रखा है, अ चेंज इन वाइटल साइन ड्यूरिंग द ट्रांसफ्यूजन फ्रॉम बेसलाइन में इंडिकेट दैट ट्रांसफ्यूजन रिएक्शन इज ऑकरिंग बेसिक। दिस इज वाई द नर्स असेसेस वाइटल साइन बिफोर द प्रोसीजर एंड अगेन आफ्टर फर्स्ट 15 मिनट्स। इंपॉर्टेंट, फर्स्ट 15 मिनट्स पे, जस्ट बिफोर स्टार्टिंग और आफ्टर 15 मिनट्स, ये दो चीज़ें। देर आफ्टर पर एजेंसी पॉलिसी, और उसके बाद में जैसे जैसा हॉस्पिटल ने बताया उस हिसाब से। बाकी दोनों ऑप्शन है वो असेसमेंट के लिए नहीं है, इसलिए वो प्रायोरिटी पे नहीं जाएंगे, ज़्यादा टाइम नहीं देंगे। अगला क्वेश्चन, नर्स क्या बोल रही है, एक अभी प्रिस्क्रिप्शन मिला कि ब्लड ट्रांसफ्यूज करना है PRBC किसी क्लाइंट के लिए, व्हाट एक्शन शुड द नर्स टेक नेक्स्ट। अभी आपको बताया गया कि आपको एक पेशेंट को PRBC ट्रांसफ्यूज करना है, तो अगला एक्शन आपका क्या होगा, उसके ब्लड साइंस चेक करो, सॉरी वाइटल साइंस चेक करो, ऑर्डर द ब्लड फ्रॉम द ब्लड बैंक से ब्लड मंगवाओ, ऑब्टेन वाइस साइड ब्लड एडमिनिस्ट्रेशन ट्यूबिंग, जो ब्लड के लिए जो IV सेट आता है, BT सेट जिसको बोलते हैं ब्लड ट्रांसफ्यूजन सेट, वो मंगवाओ, चेक टू बी श्योर दैट कंसेंट फॉर द ट्रांसफ्यूजन हैज़ बीन साइंड, कंसेंट के लिए चेक करो। जस्ट आपको भी बताया गया, अब आपको क्या करना है, वाइटल साइंस, ब्लड मंगवाओ, ब्लड बैग सिक्योर करो, या BT सेट मंगवाओ IV सेट की तरह जो आता है, या फिर कंसेंट चेक करो। सीधा सीधा आंसर चला जाएगा, आपको कंसेंट देखना है, लेना हमारा काम नहीं है, लेकिन चेक करना ज़रूर हमारा काम है कि है या नहीं है प्रेजेंट, ठीक है। क्या लिख रखा है, आफ्टर रिसीविंग प्रिस्क्रिप्शन फॉर ब्लड ट्रांसफ्यूजन फर्स्ट एक्शन क्या होगा, टू चेक एंड मेक श्योर दैट द कंसेंट फॉर द ट्रांसफ्यूजन हैज़ बीन साइंड बाय द क्लाइंट। इफ द क्लाइंट हैज़ कंसेंटेड द नर्स शुड देन चेक अ सेट ऑफ वाइटल साइंस, फिर वाइटल साइन लेंगे टू बी श्योर देयर इज नो कॉन्ट्राइंडिकेशन फॉर ट्रांसफ्यूजन एट दैट टाइम सच एज एन एलिवेशन इन टेम्परेचर। इफ द वाइटल साइंस आर एक्सेप्टेबल द नर्स कैन देन गैदर सप्लाइज टू एडमिनिस्टर द ब्लड ट्रांसफ्यूजन एंड ऑर्डर द ब्लड फ्रॉम द ब्लड बैंक। तो प्रायोरिटी पे दे दिया, सबसे पहले क्या करना है आपको, प्रायोरिटी बेस्ड क्वेश्चन है सारे, कंसेंट लिया, फिर आपने किया वाइटल साइंस चेक, इसके बाद में आपने क्या करना है, जो BT सेट वगैरह है या जो भी सामान आपको चाहिए इंस्ट्रूमेंट, वो सारे गैदर करने हैं, और उसके बाद में ब्लड बैंक में कॉल करके ब्लड जो है मंगवाना है। ये प्रायोरिटी पे आपका काम रहेगा, समझ गए। अगला क्वेश्चन, क्या बोल रहा है, फॉलोइंग इन्फ्यूजन ऑफ अ यूनिट ऑफ PRBC द क्लाइंट हैज डेवलप्ड न्यू ऑनसेट ऑफ टैकीकार्डिया। रेड ब्लड सेल आपने चढ़ाए, सेल टैकीकार्डिया आ गया, बाउंडिंग पल्स आ गई, क्रैकल्स और वीजीज आ गए, विच एक्शन शुड द नर्स इंप्लीमेंट फर्स्ट। सबसे पहले आपको कुछ साइंस दे रखे हैं और उसके बाद में आपसे पूछा गया कि अब क्या करना है। PRBC आपने चढ़ाया, उसके बाद में ऑब्वियसली कुछ रिएक्शन आ रही है जिसकी वजह से क्या हो रहा है, हार्ट रेट बढ़ गया, पल्स बढ़ गई, बाउंडिंग पल्स मतलब पल्स की जो क्या बोलते हैं इंटेंसिटी है वो बढ़ गई, क्रैकल्स हो गए, वीजीज आ रहे हैं। तो अब क्या करना पड़ेगा, मेंटेन बेड रेस्ट विद लेग्स एलिवेटेड, लेग्स को ऊपर कर देंगे और बेड रेस्ट पे रखेंगे। प्लेस द क्लाइंट इन हाई फाउलर्स पोजीशन, हाई फाउलर पोजीशन में ले लेंगे क्लाइंट को। इंक्रीज द रेट ऑफ इन्फ्यूजन ऑफ IV फ्लूइड, IV फ्लूइड का रेट हम बढ़ा देंगे, ठीक है। और कंसल्ट विद द HCP रिगार्डिंग इनिशिएशन ऑफ ऑक्सीजन थेरेपी, O2 पे लेंगे उसको। अब एक चीज़ याद रखने की, ब्लड चढ़ चुका है पूरा, इसलिए लिखा हुआ है फॉलोइंग, मतलब इन्फ्यूजन के बाद में ये सब चीज़ें आपको देखने को मिल रही हैं। तो एक ट्रांसफ्यूजन रिएक्शन ही है, इसमें क्या करेंगे, टैकीकार्डिया हो रहा है, बाउंडिंग पल्स हो रहा है, क्रैकल्स आ रहे हैं और वीजीज आ रहे हैं। तो अब क्या करना है आपको, देखो यहाँ पे क्या लिख रखा है, बाउंडिंग पल्स है, टैकीकार्डिया वगैरह है, तो IV फ्लूइड का तो हम रेट तो नहीं बढ़ाएंगे, ठीक है। IV का इसका फ्लूइड का रेट बढ़ाने से क्या होगा, बाउंडिंग पल्स है वो और ज़्यादा बढ़ेगी क्या, ऐसा कुछ होगा। मेंटेन बेड रेस्ट विद लेग्स एलिवेटेड, ये भी कहीं ना कहीं वही चीज़ इंडिकेट कर रहा है, तो ये चीज़ भी नहीं की जाएगी यहाँ पर। अभी इमीडिएटली आप डॉक्टर को इन्फॉर्म करके ऑक्सीजन थेरेपी स्टार्ट करने से भी यहाँ पे बात नहीं बनेगी, ठीक है, क्योंकि अभी डिस्निया वगैरह की बात नहीं हो। हालांकि क्रैकल्स और वीजीज एबनॉर्मल साउंड्स तो आनी शुरू हो गई हैं। हाई फाउलर पोजीशन में रखेंगे पहले, जिससे कि उसकी ब्रीथिंग ईजी हो, ठीक है। अब आप एक बार इसमें वो खुद से सोच लीजिए कि क्या इसमें कंडीशन आई थी, फिर आप उसको रिवील करते हैं कि ये क्यों हो रहा है सारा। अभी आपको थोड़ी देर पहले भी मैं बता के हटाऊँ, जो 4 आपको कॉम्प्लिकेशंस बताए थे उसमें से ही एक बनेगा ये। खैर देख लेते हैं इसको। न्यू ऑनसेट ऑफ टैकीकार्डिया, बाउंडिंग पल्स, क्रैकल्स, वीजीज आर पोस्ट ट्रांसफ्यूजन इज एविडेंस ऑफ फ्लूइड ओवरलोड या सर्कुलेटरी ओवरलोड, अ कॉम्प्लिकेशन एसोसिएटेड विद ब्लड ट्रांसफ्यूजन। अभी भी आपको बताया थोड़ी देर पहले कि जो सर्कुलेटरी ओवरलोड है उसी के अंदर ही सारी चीज़ें होंगी। तो हम सीधी सी बात है कि ना तो फ्लूइड का रेट बढ़ाएंगे ना उसके लेग्स को अप करेंगे। क्लाइंट इन हाई फाउलर पोजीशन विल फैसिलिटेट ब्रीथिंग, क्योंकि इसके अंदर क्या हो रहा है, क्रैकल्स आ रहे हैं, वीजीज आ रहे हैं, सांस लेने में डिफिकल्टी वगैरह वैसी चीज़ें भी देखने को मिलेंगी, लेकिन सबसे पहले हाई फाउलर पोजीशन में रखना पड़ेगा। इससे क्या होगा, इंक्रीज द ब्लड रिटर्न टू हार्ट सच एज लेग एलिवेशन, एडमिनिस्ट्रेशन ऑयली फ्लूइड शुड बी अवॉइडेड, क्योंकि
इससे क्या होता है कि और ज़्यादा लोड बढ़ेगा हार्ट पे, क्योंकि पहले से ही फ्लूइड ओवरलोड हो रखा है, तो आपको लेग्स अप नहीं करनी है और आईवी फ्लूइड का रेट नहीं बढ़ाना। इन एडिशन टू एडमिनिस्ट्रेशन फ्लूइड्स कैन नॉट बी इनिशिएटेड विदाउट अ प्रिस्क्रिप्शन, बिना पूछे हम ये स्टार्ट भी नहीं कर सकते। एससीपी को हालांकि ये बताना ज़रूरी है और ज़रूरी भी हो सकता है, लेकिन पहले पोजीशन चेंज करना पड़ेगा जिसमें थोड़ा सा समय लगता है और जिससे इफेक्ट जल्दी आता है, और जो कि पहले स्टार्ट करना चाहिए। ठीक है, तो पहले आपको क्या करना है, ये जो आपको यहाँ काम बताया है, पहले क्लाइंट को फाउलर पोजीशन में रखेंगे, बाकी सारे काम बाद में। अगला क्वेश्चन, अ क्लाइंट इज ब्रॉट टू द इमरजेंसी डिपार्टमेंट हैविंग एक्सपीरियंस ब्लड लॉस रिलेटेड टू एन आर्टीरियल लेसरेशन। किसी आर्टरी के अंदर कट लग गया है, वहाँ से ब्लड निकले जा रहा है, उसकी वजह से ब्लड लॉस है और पेशेंट ईडी में आया है, इमरजेंसी डिपार्टमेंट में आया है। विच ब्लड कंपोनेंट शुड द नर्स एक्सपेक्ट द डॉक्टर टू प्रिस्क्राइब। तो कौन सा डॉक्टर जो है कौन सा ब्लड का प्रोडक्ट, यानी कि पीआरबीसी, प्लेटलेट ग्रेनुलोसाइड, एफएफपी या पीआरबीसी, कौन सा स्टार्ट करने के लिए बोलेगा। आर्टीरियल रेस्टोरेशन है जिसकी वजह से ब्लड लॉस हुआ है, प्लेटलेट, ग्रेनुलोसाइड, एफएफपी या पीआरबीसी। इसका आंसर आपको करना है, इजी है एकदम। अगर आपने पीआरबीसी किया था वो गलत हो जाएगा, एफएफपी यहाँ पर आंसर आएगा। ठीक है, क्यों आएगा, क्योंकि यहाँ पे ब्लड लॉस हुआ है तो ब्लड वॉल्यूम गिरी है, तो उस वॉल्यूम को उठाना है पहले, तो उसके लिए एफएफपी हम देंगे। फ्रोजन फ्रेश प्लाज्मा इज ऑफन यूज फॉर वॉल्यूम एक्सपेंशन, वॉल्यूम एक्सपेंड हो गए इससे एज अ रिजल्ट ऑफ फ्लूइड एंड ब्लड लॉस। इट इज रिच इन क्लॉटिंग फैक्टर्स एंड कैन बी थॉड क्विकली एंड ट्रांसफ्यूज क्विकली। जल्दी चला जाता है। थॉट का मतलब है कि उसको जो फ्रीज हो रखा है या टेम्परेचर ज़्यादा है उसका, तो वो नॉर्मल टेम्परेचर पे फटाफट आएगा मशीन में रख के और उसको फिर फटाफट ट्रांसफ्यूज करेंगे। प्लेटलेट्स आर यूज टू ट्रीट थ्रोम्बोसाइटोपिनिया एंड प्लेटलेट डिसफंक्शन। ग्रेनुलोसाइट मे बी यूज टू ट्रीट अ क्लाइंट विद सेप्सिस और अ न्यूट्रोपेनिक क्लाइंट विद एन इन्फेक्शन दैट इज अनरिस्पॉन्सिव टू एंटीबायोटिक्स। और पीआरबीसी कब दिए जाते हैं, जब इरिथ्रोसाइट्स कम हो जाते हैं या उन्हें रिप्लेस करना हो। तो यहाँ पर थोड़ा सा मुझे लग रहा है कि आपको ऐसा अजीब लगा होगा, लेकिन इसका आंसर क्या जाएगा, फ्रेश फ्रोजन प्लाज्मा, एफएफपी इसका आंसर चला जाएगा। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे प्लाज्मा को एक्सपेंड करना होता है, फ्लूइड जो है उसके अंदर वेस्कुलर उसके क्या बोलते हैं वेन्स के अंदर फ्लूइड का वॉल्यूम यहाँ पर बढ़ाना पड़ेगा, तो इसका आंसर क्या चला जाएगा, एफएफपी। थोड़ा सा अलग क्वेश्चन था लेकिन करवाना जरूरी है। अगला क्वेश्चन, अ क्लाइंट विद सीवियर ब्लड लॉस रिजल्टिंग फ्रॉम मल्टीपल ट्रॉमा रिक्वायर्स रैपिड ट्रांसफ्यूजन ऑफ सेवरल यूनिट्स ऑफ ब्लड। मल्टीपल ट्रॉमा है उसको, और उसके बाद में क्या है, उसको अभी ब्लड की यूनिट्स काफ़ी सारी चढ़ानी पड़ेंगी, रैपिड ट्रांसफ्यूजन चाहिए। नर्स आस्क अनदर हेल्थ टीम मेंबर टू ऑब्टेन विच डिवाइस फॉर यूज ड्यूरिंग द ट्रांसफ्यूजन प्रोसीजर टू हेल्प रिड्यूस द रिस्क ऑफ कार्डियक डिसरिथमियाज। काफ़ी सारा ब्लड चढ़ाना है, ट्रॉमा के अंदर आया है पेशेंट, तो कौन सी मशीन वो अपने साथी से मंगवाएंगे इसके अंदर हेल्प करने के लिए जिससे कार्डियक डिसरिथमियाज ना हो। इन्फ्यूजन पंप, पल्स ऑक्सीमीटर, कार्डियक मॉनिटर या फिर ब्लड वार्मिंग डिवाइस। अब आपको ये तो पता है कि ब्लड ट्रांसफ्यूजन की बात हो रही है, इन्फ्यूजन पंप का कोई मतलब नहीं, पल्स ऑक्सीमीटर का कोई मतलब नहीं, कार्डियक मॉनिटर चलो ठीक है वो तो पहले से ही प्रेजेंट होना चाहिए वहाँ पे। यहाँ पे आंसर आएगा ब्लड वार्मिंग डिवाइस, ब्लड वार्मिंग डिवाइस आंसर आएगा। क्यों आएगा देखते हैं फटाफट। इफ सेवरल यूनिट्स ऑफ ब्लड्स आर टू बी एडमिनिस्टर्ड रैपिडली अ ब्लड वार्मर शुड बी यूज्ड, क्योंकि रैपिड ट्रांसफ्यूजन ऑफ कूल ब्लड प्लेसेस द क्लाइंट एट अ रिस्क ऑफ कार्डियक डिसरिथमिया। एक के बाद एक चढ़ाने पड़ेंगे। अब ब्लड आपको पता है थोड़ा सा कोल्ड में स्टोर किया जाता है, तो कार्डियक डिसरिथमिया होने के चांस रहते हैं, तो इसके लिए ब्लड को वार्म करना पड़ेगा चढ़ाने से पहले। पल्स ऑक्सीमीटर एंड कार्डियक मॉनिटर इक्विपमेंट आर यूजफुल फॉर अर्ली असेसमेंट ऑफ कॉम्प्लिकेशन बट डू नॉट रिड्यूस द ऑकरेंस ऑफ कार्डियक डिसरिथमिया। वो मॉनिटरिंग डिवाइस है, इसलिए आपको जो हम पढ़ते हैं असेसमेंट, डायग्नोसिस, प्लानिंग, इंटरवेंशन और इवैल्यूएशन, तो उसके हिसाब से आपको यहाँ पर देखना है कि यहाँ पे असेसमेंट की बात नहीं हो रही, डायग्नोसिस की बात नहीं हो रही, प्लानिंग की बात नहीं हो रही, इंप्लीमेंटेशन की बात नहीं हो रही, यहाँ पे इवैल्यूएशन की बात नहीं हो रही है ना। तो यहाँ पे इनमें से कौन सी बात हो रही है, जो भी बात है वो यहाँ पर पढ़ के आपको आंसर करना पड़ेगा। यहाँ पे इंटरवेंशन आपको करना है, तो इसके अंदर हमें असेसमेंट नहीं करना है। असेसमेंट के डिवाइसेस कौन से आ गए आपके, ये पल्स ऑक्सीमीटर और कार्डियक मॉनिटर है ना। यहाँ पे आपको सीधा ऐसा डिवाइस चाहिए जो सीधा इंप्लीमेंट हो, है ना। इलेक्ट्रॉनिक इन्फ्यूजन डिवाइस आर नॉट हेल्पफुल इन दिस केस बिकॉज द इन्फ्यूजन मस्ट बी रैपिड। और इन्फ्यूजन जो होता है, क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रॉनिक इन्फ्यूजन या फिर इन्फ्यूजन पंप, वो तो एक स्लो रेट से या फिर जो हम मेजर करके डालते हैं उससे जाता है, उससे ब्लड ट्रांसफ्यूजन नहीं होता है। आगे क्या लिखा हुआ है, आगे लिखा हुआ है इलेक्ट्रॉनिक इन्फ्यूजन आर नॉट हेल्पफुल इन दिस, they must be rapid and infusion devices generally are used to control the flow rate. In addition, not all infusion devices are made to handle blood or blood products. तो इसका सिंपल सा आंसर आपको बता दिया मैंने, ब्लड वार्म करके चढ़ाना है, उससे डिसरिथमिया नहीं होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, a client has a prescription to receive a unit of PRBC. The nurse should obtain which IV solution from the IV storage area to hang with the blood product at the client's bedside. ब्लड उसको ट्रांसफ्यूज करना है आपको, ब्लड
ट्रांसफ्यूजन के दौरान कौन सा आईवी फ्लूइड आप पास में रखेंगे? ये क्वेश्चन पहले भी डिस्कस कर लिया इनडायरेक्टली अभी इसके अंदर, फिर भी ऑप्शन देख लेते हैं। RL 0.9% NS, D5 इन सोडियम क्लोराइड या D5 इन 0.45 सोडियम क्लोराइड। इसका आंसर आप बताइए। इजी आंसर, टाइम लगाना ही नहीं है बिल्कुल भी। प्रेफर्ड कौन सा था? 0.9% सोडियम क्लोराइड। थोड़ी सी देर पहले बता के हटाऊँ अभी। क्यों है ऐसा? सोडियम क्लोराइड इज अ स्टैंडर्ड आइसोटोनिक सोल्यूशन यूज टू प्रीसीड एंड फॉलो इन्फ्यूजन ऑफ ब्लड प्रोडक्ट्स। उससे पहले भी चलाना है और ब्लड ट्रांसफ्यूजन के बाद में भी चलाना है। डेक्सट्रोज इज नॉट यूज्ड बिकॉज इट कुड रिजल्ट इन क्लम्पिंग एंड सब्सिक्वेंट हीमोलाइसिस। डेक्सट्रोज का यूज़ नहीं करते हैं ब्लड ट्रांसफ्यूजन के दौरान या उससे पहले या बाद में ऑफ RBC। ठीक है, लैक्टेटेड रिंगर कोई सोल्यूशन ऑफ चॉइस नहीं है इस प्रोसीजर का। इसका आंसर क्या चला जाएगा? 0.9% सोडियम क्लोराइड, 0.9% NS। ठीक है, लास्ट क्वेश्चन आज का। द नर्स इज केयरिंग फॉर अ क्लाइंट हु इज रिसीविंग अ ब्लड ट्रांसफ्यूजन एंड इज कंप्लेनिंग ऑफ अ कफ। द नर्स चेक्स द क्लाइंट्स वाइटल साइंस विच इंक्लूड टेम्परेचर जो कि हो गया 97.2, पल्स 108, BP 152/76, रेस्पिरेटरी रेट 24 और ऑक्सीजन सेचुरेशन 95% ऑन रूम एयर। क्लाइंट रूम एयर पे है और ये इसके वाइटल्स दिए हुए हैं। द क्लाइंट डिनाइज पेन एट दिस टाइम। पेन उसको नहीं हो रहा है। बेस्ड ऑन दिस इंफॉर्मेशन व्हाट इनिशियल एक्शन शुड द नर्स टेक? कफ की कंप्लेन कर रहा है ओनली वो, और उसके अलावा उसके वाइटल साइंस इस प्रकार हैं। 24 रेस्पिरेटरी रेट है और सैचुरेशन कितना है? 95%। अब इसके ऊपर आप क्या करेंगे? कलेक्ट अ यूरिन सैंपल फॉर एनालिसिस, प्लेस द क्लाइंट इन अपराइट पोजीशन, कंपेयर करंट डाटा टू द बेसलाइन डाटा, स्लो द रेट ऑफ ब्लड ट्रांसफ्यूजन। इसका आंसर आपको करना है। इसका आंसर देखते हैं। सीधे से चला जाएगा कंपेयर द करंट डाटा टू द बेसलाइन। तो पहले आपको बेसलाइन से इसको कंपेयर करना पड़ेगा, तभी आप एनालाइज कर सकते हैं कि जो क्या है ये एबनॉर्मल है या नॉर्मल है। अगर क्लाइंट का मान लो पहले से ही BP बढ़ा रहता है या पहले से उसका सेचुरेशन इतना ही चल रहा है या हार्ट रेट इतना ही है या रेस्पिरेटरी रेट इतना ही है, तो उससे पहले हम कंपेयर करेंगे, उसके बाद में कोई करेंगे। यहाँ पे पहले असेसमेंट की जरूरत है, ना कि सीधे एक्शन की जरूरत है। स्लो करना या क्लाइंट को अपराइट बैठाना या ये सब करना इसके बाद होगा। अब देखो इसका रैशनल देख लो फटाफट। क्लाइंट रिसीविंग अ ब्लड ट्रांसफ्यूजन, नर्स शुड मॉनिटर फॉर पोटेंशियल कॉम्प्लिकेशन ऑफ ट्रांसफ्यूजन। कॉम्प्लिकेशंस आ सकते हैं, उन्हीं को मॉनिटर करने के लिए सारा जो है जंजाल किया जा रहा है। वन ऑफ द कॉम्प्लिकेशंस इज सर्कुलेटरी ओवरलोड। अब आपको कफ दिखा हुआ दिख रहा है तो वो सर्कुलेटरी ओवरलोड को हालांकि वो इंडिकेट कर रहा है, लेकिन फिर भी साइन एंड सिम्टम्स क्या आ जाते हैं इसके? कफ, डिस्निया, चेस्ट पेन, वीजिंग ऑन ऑस्कल्टेशन ऑफ द लंग्स, हेडेक, हाइपरटेंशन, टैकीकार्डिया एंड अ बाउंडिंग पल्स एंड डिस्टेंडिंग नेक वेन्स। ठीक है, तो कॉम्प्लिकेशंस बहुत इंपॉर्टेंट है ब्लड जो IV इन्फ्यूजन है उसके अंदर। बेस्ड ऑन द डाटा इन द क्वेश्चन द नर्स शुड कंपेयर करंट डाटा टू द बेसलाइन डाटा। पहले कंपेयर करना है, उसके बाद में एक्शन लेना है। नर्स शुड ऑल्सो फर्दर असेस द क्लाइंट फॉर अदर साइन एंड सिम्टम ऑफ सर्कुलेटरी ओवरलोड। जो बाकी सारे साइंस है उनको भी देख करके हमें यहाँ पर चलना पड़ेगा। इफ द नर्स स्टिल सस्पेक्ट दिस कॉम्प्लिकेशन आफ्टर कंपेयरिंग टू बेसलाइन डाटा, नर्स शुड देन प्लेस द क्लाइंट इन एन अपराइट पोजीशन विद द फीट इन अ डिपेंडेंट पोजीशन एंड स्लो द रेट ऑफ इन्फ्यूजन। हालांकि वो स्टेप्स ठीक हैं, लेकिन पहले आपको बेसलाइन से कंपेयर करना पड़ेगा। अगर एबनॉर्मेलिटी दिख रही है, डेविएशन दिख रहा है पुराने जो रिकॉर्ड्स हैं उनसे, तभी जाकर के ये एक्शन लेने हैं और साथ में और डाटा आपको गैदर करने की कोशिश करनी है, जैसे कि और साइन एंड सिम्टम उसके सर्कुलेटरी ओवरलोड के। कलेक्शन ऑफ यूरिन सैंपल शुड ओकर इफ द नर्स सस्पेक्टेड ट्रांसफ्यूजन रिएक्शन सच एज हीमोलाइटिक रिएक्शन। ठीक है, तो ये सब तब करना है। समझ में आ गया क्वेश्चन? थोड़े से इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को आज मैंने डालने की कोशिश करी, थोड़े से सारे ही जो ब्लड के टॉपिक से रिलेटेड है उनको डालने की कोशिश करी। आगे से फिर से मिक्स क्वेश्चंस करेंगे, जैसे जैसे टॉपिक आ रहे हैं उस हिसाब से क्वेश्चंस मैं करवा रहा हूँ। फिर भी आपको कोई डाउट या क्वेरी है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। वीडियोस को आप शेयर कीजिए, पुरानी सारी वीडियोस भी आप देखिए। कोशिश यहाँ पे यही रह रही है कि डेली एक वीडियो डाली जाए, लेकिन फिर भी हर 2 दिन में एक वीडियो डालने की कोशिश मैं यहाँ पर कर रहा हूँ। पुरानी वीडियोज़ में आप रिस्पॉन्स तो दे रहे हैं, लेकिन इतना अच्छे से नहीं आ पा रहा है। उसको आप और अच्छे से देखिए पूरी वीडियोज़ को, और आपको कोई स्पेसिफिक टॉपिक जिससे रिलेटेड बनानी हो वीडियो, उसके लिए आप मुझे बता सकते हैं। इसी के साथ इस वीडियो करते हैं एंड। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। बन रही हमारे चैनल नर्सिंग रफर के साथ। धन्यवाद।